हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। तो हम पिछली क्लास में छोटी आंत पढ़ाए थे और छोटी आंत में ही आज ग्रहणी भाग होता है जो शुरू करेंगे हम। यहाँ हेडिंग डाल देंगे ग्रहणी, अंग्रेजी में ड्यूडेनम कहते हैं। तो हम इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे लीवर, जो हम यकृत बोलते हैं और प्यार से जिगर बोल देते हैं। तो यकृत, इसी को हम प्यार से जिगर भी बोल देते हैं। और अंग्रेजी में लीवर बोल देते हैं। तो हम आज यकृत के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है और इसके जो विशेषज्ञ हैं हिपैटोलॉजिस्ट हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यकृत, जो अंग्रेजी में लीवर बोल देते हैं और इसी को हम लोग प्यार से जिगर बोल देते हैं। इसका अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है और इसके विशेषज्ञ हिपैटोलॉजिस्ट। ये पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त रस, अंग्रेजी में बाइल जूस भी बोल देते हैं। जो इस पित्त रस का पीएच मान होता है वो 7.5 to 8.5, 7.5 से 8.5। इसका स्वभाव कैसा होता है? ये पीएच मान हो गया। इसका स्वभाव क्षारीय होता है। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 है और इसका स्वभाव क्षारीय होता है। पित्त रस का वसीय अम्ल में, किस अम्ल में? इसका वसीय अम्ल में जो बदलने की क्रिया होती है, बदलने की क्रिया इमल्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इमल्सीकरण या पायसीकरण। जो पित्त रस होता है वसीय अम्ल में बदलने की क्रिया इमल्सीकरण कहलाती है या पायसीकरण कहलाती है। तो और आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको रब कर देंगे।
यकृत के वर्णक होते हैं। वर्णक कितने वर्णक होते हैं? 2 वर्णक। हम लोग साइंस की भाषा में वर्णक बोलते हैं और हिंदी भाषा में बोल दिया जाए तो रंग बोलते हैं, अंग्रेजी में कलर। तो हम यहाँ साइंस भाषा से ही समझेंगे। इसको हम रंग भी बोल सकते हैं। इसके जो वर्णक हैं 2 वर्णक हैं। कौन कौन से? बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होता है ये पीला रंग के कारण होता है और जो बिलीवर्डिन होता है, बिलीवर्डिन, ये हरा रंग के कारण होता है। जो पीला होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? जो पीला होता है वो प्लाज्मा होता है और जो हरा होता है वो पित्तरस होता है। जो पीला वो प्लाज्मा, जो हरा वो पित्तरस। जो पित्तरस का हरा रंग होता है ना, यही बिलीवर्डिन के कारण होता है। तो हम और आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको रब कर देंगे। तो हम अब इसके बाद अग्नाशय पढ़ेंगे। तो अग्नाशय में समझेंगे। यहाँ हेडिंग क्या डाल लेंगे? अग्नाशय। जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अब हम क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, एफ सेल। जो इनकी खोज की है ना, खोज कौन किया? लैंगर हैंस की दीपिकाएं। खोज कौन? लैंगर हैंस की दीपिकाएं। ये जो हमारी होती हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, अंतःस्रावी कोशिका होती हैं। अंतःस्रावी कोशिका। और जो हमारी एफ सेल होती है ना, बहिस्रावी कोशिका होती है। और ये बहिस्रावी जो कोशिका होती है ना, ये एंजाइम भी है। क्या है? एंजाइम। तो एक बार और हम रिपीट करवा दें। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है
और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय रस होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, जो इनकी खोज है ना अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल की, किसने की? लैंगरहैंस की द्वीपकाएं ने। और जो अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है, ये अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो एफ सेल होती है ना, एफ सेल बहिस्रावी कोशिका है, बहिस्रावी कोशिका, ये एंजाइम भी हैं। और हम सेल को और बता दें, इनको कोशिका कहते हैं, सेल को हिंदी में कोशिका। अभी हमारा ग्रहणी समाप्त हो गया। इसके बाद हम मध्यांत्र पढ़ेंगे, जो अंग्रेजी में जेजुनम बोलते हैं। इसका जो कार्य होता है ना जेजुनम का, ग्रहणी में पचे हुए भोजन को इलियम तक पहुंचाना। तो हम इस एक बार लिखे दे रहे हैं इसका कार्य। ड्यूडिनम में यानी ग्रहणी में पचे हुए भोजन को इलियम तक पहुंचाना। इसका मध्यांत्र का कार्य क्या होता है जेजुनम का? ग्रहणी में पचे हुए भोजन को इलियम तक पहुंचाना। तो हम अब अगला लिखेंगे। तो हमारा अब तीसरा होगा, छोटी आंत के तीनों भाग होते हैं, वो मैंने पहले बता दिया है, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। जिसे अंग्रेजी में इलियम कहते हैं। तो इलियम का क्या कार्य होता है? जो ये इलियम होता है ना, छोटी आंत का सबसे अंतिम उपभाग होता है। क्या होता है? सबसे अंतिम उपभाग। इसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। अंगुली नुमा कैसी संरचना? अंगुली नुमा कुछ इस तरह की अंगुलियों जैसी संरचना पाई जाती है। इसे हम लोग, जो ये अंगुली नुमा संरचना होती है ना, इसे रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसांकुर। इलियम क्या है? यह छोटी आंत का सबसे अंतिम उपभाग है। इसमें संरचना कैसी? अंगुली नुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसे हम रसांकुर बोलते हैं। तो चलिए और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ से छोटी आंत समाप्त हुआ और हम अब बड़ी आंत के बारे में बताएंगे। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, चलिए समझते हैं। इसको सबसे पहले रब कर दें। यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे बड़ी आंत। इसका जो प्रमुख कार्य होता है ना, पचे हुए भोजन से जल या खनिजों का अवशोषण कराना, यही इसका कार्य होता है। तो एक बार और समझेंगे कार्य। जो पचित भोजन होता है, इससे जल, खनिजों
का अवशोषण कराना। अवशोषण मतलब निकालना। जो हमारी बड़ी आंत का कार्य होता है, पचित भोजन से जल या खनिजों का अवशोषण कराना, यही हमारा बड़ी आंत का कार्य होता है। बड़ी आंत के तीनों भाग होते हैं, तो बारी बारी से हम समझेंगे। उप भाग, एक तो होता है सीकम, एक होता है कोलम, एक होता है मलाशय। यहां जानेंगे सीकम। सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलाप जहां होता है वह सीकम कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत, मिलाप वाली जगह को सीकम कहते हैं। सीकम के पास छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलाप होता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम सीकम कहते हैं। यह बड़ी आंत का यह पहला उपभाग है जिसमें एक अवशेषी अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवशेषी अंग। उस अवशेषी अंग का नाम क्या है? अपेंडिक्स। जहाँ छोटी और बड़ी आंत का मिलाप होता है वह सीकम कहलाता है। सीकम के पास एक अवशेषी अंग पाया जाता है, अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स अगर ना भी हो ना तो आदमी जी सकता है। अपेंडिक्स को अगर हम पेट से निकलवा भी देना तो आदमी आराम से जी सकता है। और कोलम क्या होता है? यह सबसे लंबा उपभाग होता है। जो कोलम होता है सबसे लंबा उपभाग होता है, सबसे लंबा उपभाग ये कोलम होता है। ये यहाँ हम चित्र बनाएंगे थोड़ा सा। ये यहाँ यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। और ये छोटी आंत है, ऐसे कुछ होती है, समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। सीकम होता है। क्या होता है? सीकम। और यहाँ कोलम होता है और यहाँ मलाशय होता है। ये कोलम ये सबसे लंबा उपभाग है और यहीं ही अपेंडिक्स पाया जाता है। कुछ ऐसे होता है।
क्या है ये, अपेंडिक्स। अगर ये अपेंडिक्स नहीं भी रहेगा तो जी सकता है, चाहे हम इसका चीर फाड़ करके हटवा दें तो भी जी सकता है आदमी। ये हमारी छोटी आंत थी। ये क्या है, छोटी आंत। इसका नाम तो छोटा है लेकिन ये 22 फीट होती है। और ये हमारी बड़ी आंत है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। छोटी आंत 22 फीट और ये बड़ी आंत 6 से 7 फीट। नाम में बड़ी लेकिन है छोटी, नाम में छोटी लेकिन है बड़ी। तो यहाँ से हमारा पाचन तंत्र चैप्टर समाप्त होता है। हमने इसके 3 वीडियो बनाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो भी पहले लोग दूसरी या पहली वीडियो नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें ताकि बहुत अच्छे समझ में आ सके। और वीडियो ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या अदर वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र। तो आपको मज़ा आया होगा ज़रूर पढ़ने में। अगर आप इसमें कुछ नया पढ़े हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो पढ़ने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि कोई आपके दोस्त या छोटे बड़े भाई बहन पढ़ने वाले हों तो उनको भी हमारे वीडियो चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।